दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप बेहतर हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आज शनिवार की शाम घड़ी की ठीक 8 बज रहे हैं और हम लेकर आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। और एक बार पुनः हमारे साथ में प्रोफेसर जितेंद्र जी जुड़ गए हैं आज किताबों के, शब्दों के, कल्पनाओं के नए के सागर में से एक नई किताब के साथ में। सर, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद रवि जी और सबको नमस्कार। जी सर। सर के स्वागत के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे उन तमाम दर्शकों का जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं और जो बाद में इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, जो साहित्य प्रेमी हैं, किताब और पुस्तक प्रेमी हैं, जो शब्दों और कल्पनाओं के उस सागर में गोते लगाते हैं जिससे आपको आदरणीय जितेंद्र जी लेकर के जाते हैं। और आज फिर एक बार पुनः सर हमारे साथ हैं और सर ने जो आज की किताब चुनी हुई है वह किताब आपके लिए, हमारे लिए यकीनन न सिर्फ पठनीय है बल्कि आपको एक नए आकाश में ले जाकर के खड़ी कर देगी, क्योंकि उसका नाम है आकाश पंख नहीं देता। यह किताब है, यह पुस्तक है अनिल मिश्र जी की। और इस किताब के बारे में संपूर्ण चर्चा होगी, लेकिन उस चर्चा से पहले अनिल मिश्र जी का एक परिचय मैं आपके बीच रखना हमारे इस कार्यक्रम की नैतिक जिम्मेवारी समझता हूं। अनिल मिश्र, जो कि हम अलग के स्वर अकिंचन, खिली रहना धूप, भूखे पेट की रात लंबी होगी, इन कविता संग्रह के क्रमशः 2001, 2006 और 2018 में इनका प्रकाशन हुआ है। प्रकाशित पुस्तकों के कविता संग्रह के कवि हैं और अन्य इनकी पुस्तकें जो कि प्रकाश्य हैं, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ग्रीक और अंग्रेजी में इनकी कविताओं का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। ग्रीक पत्रिका इनेकेन में ग्रीक अनुवाद का प्रकाशन हुआ है। मुक्तिबोध पर बनी फिल्म आत्म संभवा में मुक्तिबोध की आपने भूमिका अदा की है। आलोचना और कविताओं की कुछ संपादित पुस्तकों में आपकी रचनाएं सम्मिलित हैं। विशेष संवेद वाराणसी साहित्य कला और संस्कृति पत्रिका का 2002 से संपादन और संयोजन आप कर रहे हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन से अनेक बार कविताओं, आलेखों के वाचन, साक्षात्कार और परिचर्चाओं का प्रसारण हो चुका है। 2017 और 18 में वाक श्रृंखला के कुछ कार्यक्रमों में भारतीय ज्ञानपीठ के साथ आयोजन की आपकी साझेदारी रही है। और विशेष सम्मान महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का वर्ष 2020-21 का आपको अखिल भारतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रलेख न्यास का प्रलेख गौरांक सम्मान 2022 प्राप्त हुआ है। इसके साथ में अन्य सम्मान भी एक लंबी सूची के अंतर्गत है। और आज हमारे लिए ये गौरव की बात है कि आदरणीय जितेंद्र जी आपकी इस पुस्तक पर, आपकी इस कविता संग्रह पर बात करने जा रहे हैं। सर की इजाजत के साथ में मैं इस पुस्तक के बारे में दो बातें कहते हुए आप तक पहुंचना चाहूंगा सर, कि अनिल मिश्र की जो कविताएं हैं, जो मुझे कहीं से पढ़ने मिली, अनिल मिश्र की कविताएं गहरे अखलाक और गहन प्रेक्षण की कोमल और साथ ही साथ कठोर अभिव्यक्तियों की अपसार हैं। जहां पेट में अज्ञात चक्रवात उठते हैं और आकाश में धुएं की एक चादर टंगी रहती है। यह शब्द हैं प्रांजल धर जी के, जो कि कवि और समीक्षक हैं। और आज इस पर अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ देश के वरिष्ठ आलोचक, जिन पर हर एक कवि, लेखक विश्वास करके पढ़ता है और इनकी रचनाओं को, इनकी आलोचनाओं को एक विशेष सम्मान प्राप्त होता है, ऐसे जितेंद्र श्रीवास्तव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि जी। और आपने बहुत विस्तार से अनिल मिश्र जी के बारे में, उनकी रचना यात्रा के बारे में चर्चा की। अनिल जी हमारे समय के एक ऐसे कवि हैं जो आप देखें तो लगभग वो 85-86 से लगातार लिख रहे हैं। देखेंगे तो 4 दशक की यात्रा होने को है। चुपचाप लिखते रहे हैं, अपने लेखन का कभी बहुत शोर नहीं किया। और कविता संग्रह, जैसा कि आपने उनके गीत और कविता संग्रहों के नाम बताए लोगों को, समय समय पर वो प्रकाशित हुए। पाठकों का ध्यान भी गया, आलोचकों का ध्यान भी गया।
कह सकते हैं आप कि अनिल जी एक ऐसे कवि हैं जो शोर के विरुद्ध सृजन में विश्वास रखने वाले कवि हैं। उन्हें अपनी रचनाशीलता पर भरोसा है और लगातार एक तरह से कहें कि वो भारतीय कविता के संपर्क में भी रहे हैं। इस परिचय में एक परिचय यह भी है कि 2015 में उजास नाम से प्रयाग में, पुराना जो इलाहाबाद है, वहाँ पर एक अखिल भारतीय आयोजन उजास नाम से हुआ और देश भर के अलग-अलग भाषाओं के कवि और आलोचक वहाँ एकत्रित हुए और बहुत 2 दिन की बड़ी चर्चा हुई। पिछले जून में मुंबई में भी उजास 2 का आयोजन हुआ और देश हुँ, के प्रमुख कवि, आलोचक अलग-अलग भाषाओं के भारतीय भाषाओं के वहाँ एकत्रित हुए और अद्भुत आयोजन रहा। तो संगठनकर्ता भी रहे हैं अ अनिल जी। उनकी जो कविताएँ हैं जिनके बारे में अभी आपने प्रांजल की 2 पंक्तियों को उद्धृत भी किया, मैं स्वयं अनिल जी की कविताओं का प्रशंसक रहा हूँ। पूर्व में भी उनकी कविताओं पर मैंने लिखा है और एक जुड़ाव महसूस करता हूँ उन कविताओं के साथ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अनिल मिश्र की कविताओं में कोई छद्म नहीं है। एक हुँ, बड़ी बात है। बड़ी बात है यह। दूसरी बात यह जो अनिल मिश्र की कविताओं है, वह यह है कि वे जो चल रहे मुहावरे हैं समकालीन कविता के या जो बहुत प्रचलित हो गए विषय हैं कविता के, उन पर नहीं लिखते वो, उनको नहीं हुँ, पकड़ते वो। एक अलग राह चलने की कोशिश करते हैं। आप देखें वो सामाजिक विषयों पर उन्होंने कविताएँ लिखी हों या राजनीतिक विषयों पर उन्होंने कविताएँ लिखी हों या प्रेम पर कविताएँ लिखी हों, आपको बिल्कुल भिन्न आस्वाद मिलेगा। उनकी भाषा का जो बर्ताव है उन कविताओं में, वह भी समकालीन कवियों से अलग दिखेगा आपको। जो समकालीन कविता के बड़े चर्चित नाम हैं, उनकी भाषा को देखिएगा और अनिल मिश्र की भाषा को देखिएगा, तो लगेगा कि यह कवि कैसे मतलब इन सब चीज़ों को ये मोह, कि ये चल रही भाषा है, ये बहुत चर्चे में चीज़ें हैं, उनके मोह से मुक्त होकर के लिखता है और साहित्य में यकीन करता है, कविता में यकीन करता है, कविता की जो विश्वसनीयता है, उसमें यकीन करता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। यह जो संग्रह है, आकाश पंख नहीं देता, देखिए नाम ही कितना अच्छा है, आपने कवर सामने लगा रखा है बिल्कुल और सही कहा। कितनी संभावनाओं का भी नाम है और कितने यथार्थ का नाम है। यानी हुँ, कि ऐसा ऐसा नाम नहीं है जो आप में वायवीय किस्म के सपने भर दे, यथार्थ से जोड़ने वाला है ना? आकाश विस्तृत है, ठीक है, लेकिन उड़ना आपको है, उड़ना आपको है। पंख जो है वो आपको अपने भीतर जो है वो पैदा करना होगा, वो उत्साह, वो ताकत, है ना? वो योग्यता, वो सब कुछ आपको स्वयं अर्जित करनी है, एक बात। दूसरी बात कि यह एक भरा-पूरा संग्रह है, 175 पृष्ठों का कविता संग्रह है यह और कई कह सकते हैं कई तरह की कविताएँ इस संग्रह में हैं अनिल जी के। अ, कोरोना को केंद्र में रखकर भी कुछ कविताएँ हैं, प्रेम पर भी कुछ कविताएँ हैं, जो प्रकृति को लेकर, समाज को लेकर, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कविताएँ हैं, मैं क्रमशः उनकी चर्चा करूँगा, उन सब कविताओं की चर्चा करूँगा। जैसे यह जब कविता संग्रह जैसे ही आप खोलते हैं और जो पहली कविता आपके सामने आती है, सूरज का आलाप धरती के समय में। शीर्षक देखिए कितना काव्यात्मक और कितना अर्थपूर्ण है। सूरज का आलाप धरती के समय में। हाँ, बिना किसी हड़बड़ी के, बहुत सोच समझकर, गहरी रागात्मकता के साथ अपनी कविताओं को आगे बढ़ाते हैं अनिल मिश्र। मैंने गीतों को सावन और फागुन के रंगों में सुना है। मैं और नृत्य को कजली और फाग के गीतों में देखा है। मैंने गाँव की पगडंडियों पर उड़ती हुई धूल में बनती हुई लय को अपनी आत्मा से गुजरते अनुभव किया है। ये कविता नॉस्टैल्जिया की कविता नहीं है। ये पंक्तियाँ नॉस्टैल्जिया की पंक्तियाँ नहीं हैं। ये कविता
अपनी जड़ों से जुड़ने की कविता है। ये कविता बताती है कि एक कवि का संस्कार कहाँ निर्मित हुआ, यह कवि कहाँ से आता है, इस कवि के सोचने का ढंग क्या है, और ये कविता क्रमशः जब विकसित होती है तो हम देख पाते हैं कि कैसे अ, कवि जो है वो तमाम जो प्रश्न हैं उनको इसी के साथ डील करता है, उसको आगे बढ़ाता है। कहीं मतलब स्मृति राग की कविता नहीं है ये। ऐसा नहीं कि स्मृति में डूब जाने का मसला हो। और अ, आप देखें, बचपन के अभावों का एक अलग संगीत था। इ इच्छाएँ छोटी थीं, सपने भी छोटे, 10 पैसे के फूले गुब्बारे फुला देते थे खुशियाँ आसमान तक। एक रोटी के साथ मिले सालन और बोरन को हम बड़ा साज समझते थे। ₹1 की बाँसुरी बजती रहती थी, मेलों के मौसम खत्म होने तक। ये पंक्तियाँ आज जो हम लोग उदारवादी समय में बाज़ार का जो नग्न नृत्य देख रहे हैं, बाज़ार जो हमारे बेडरूम तक आ चुका है, हमारी मतलब हर साँस को गहरे प्रभावित कर रहा है, ये पंक्तियाँ उसका प्रत्याख्यान करती हुई पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ बताती हैं कि हमारे जीवन में क्या-क्या चीज़ें विस्थापित हो गई हैं। हमारी खुशियाँ तक विस्थापित हो गई हैं। आज हम जिन्हें अपनी खुशी समझते हैं, क्या सचमुच वो हमारी खुशी हैं? कविताएँ इसी तरह अपने संदर्भ पकड़ती हैं, कविताएँ इसी तरह अपना विस्तार करती हैं, लेकर जाती हैं। अ, स्त्री की मूर्ति जो दूसरी कविता है इस संग्रह की, वह भी बहुत मार्मिक कविता है। कवि की पूरी समझ का पता देने वाली कविता है कि वह स्त्री को लेकर, आधी आबादी को लेकर किस तरह सोचता है कवि। इस कविता में बहुत सारे वो संकेत मिले हैं। हमारा जो सामाजिक पूरा ढांचा है, उसको भी समझने के लिए ये कविता, या खुदाई में मिले सिक्के जैसी कविता, या और भी बहुत सारी कविताएँ जो हैं वो काम की हैं, बताती हैं हमें। मैं इसमें कुछ कविताएँ, एक कविता मैं देख रहा था जो अ, एक पटकथा शीर्षक इसमें कविता है, और इसमें कवि जो है, यह हवा जो मेरे घर दस्तक दे रही है, उसको यहीं आना था थोड़ी धूल, थोड़ी खुशबू लेकर, खटखटाना था उसे कुछ देर दरवाजे की सांकल। मेरे इस प्रदेश में आज के दिन यानी 24 अक्टूबर को गुजरना था घड़ी के राजमार्ग पर 11 घंटे 15 मिनट में। 2 दिन पहले तक हरी पत्तियां अचानक पीली पड़ने लगी हैं। फिर ये कविता क्रमशः बढ़ती है। दंगाग्रस्त शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी में जनता के पास सड़क पर उतरने के सिवा क्या रास्ता था? समस्याओं को लगभग ठेल कर भेजा गया खिलाड़ियों द्वारा शतरंज के बोर्ड से। आप देखेंगे कि कविता एक खास प्रसंग से शुरू होकर कैसे वैश्विक संदर्भों को पकड़ लेती है, सामाजिक संदर्भों को, राजनीतिक संदर्भों को और वैश्विक संदर्भों को पकड़ती है। यानी कि अनिल मिश्र के कवि की रेंज कितनी बड़ी है। आप इन कविताओं को जब पढ़ते हैं, उन कविताओं में जब आप उतरते हैं और उसके विस्तार में जाते हैं, तो महसूस करते हैं कि बड़ी रेंज है कवि की, चिंताएं बड़ी हैं कवि की। यह सिर्फ कोमल कांत पदावली का कवि नहीं है, सिर्फ कुछ अच्छी अच्छी बातों को कहने वाला कवि नहीं है। मुश्किल बातों को कह सकते हैं आप कि उस खुरदरे यथार्थ को उसी खुरदरेपन के साथ भी रख लेते हैं अनिल मिश्र। लेकिन सलीका है कविता का, वो जानते हैं कि कविता की अपनी शर्तें क्या हैं। अनिल मिश्र कविता की शर्तों का उल्लंघन नहीं करते, कवित्व का हुँ, उल्लंघन नहीं करते। ये एक बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको लेकर के एक कविता में वो कहते हैं कि जब इतिहास को पढ़ो तो जो उसके बीच की पंक्तियां हैं, जो अंतराल है, उसको भी पढ़ो। सिर्फ इतिहास को उसके महिमा मंडन में मत देखो, है ना? तमाम चीज़ जो बहुत सारी चीज़ें अनकही रह गई हैं, दरअसल उसको देखने और समझने की ज़रूरत है। और जब हम उसको देखते और समझते हैं, तो दरअसल हम समझ पाते हैं बनने और बिगड़ने की पूरी प्रक्रिया को, हुँ, सामाजिक संरचना के बनने और बिगड़ने की पूरी प्रक्रिया को समझ पाते हैं। हाँ? इतिहास में क्या चीज़ें बताई गईं और क्या चीज़ें छिपा दी गईं, हम हुँ, उसको भी जान और समझ पाते हैं।
तो बहुत कायदे से लेकर के आते हैं। निर्देशक एक कविता है। ऐसे-ऐसे विषयों पर आपको कविताएँ मिलेंगी, सामान्यतः कवि जिन पर कविताएँ नहीं लिखते हैं और ये लंबी कविताएँ हैं। सामान्य कविताओं से कि जो आकार प्रकार होता है उससे लंबी कविताएँ हैं ये। और कई बार क्या होता है कि कलाकारों के उम्दा अभिनय और दृश्यों के बीच खोया, मैं देख ही नहीं पाया पीछे बैठे निर्देशकों की पूरी एक टीम और उनकी उंगलियों के इशारे, नृत्य और गान के मनोरंजन में इस तरह खोए रहे हम। कितनी बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ें जो अदृश्य हैं, हमारे सामने नहीं है, हम उनकी ओर जाते ही नहीं। कविता जी, का काम यही होता है कि जो दिख नहीं रहा है उसको दिखा दो। जो दिख रहा है वो तो कई बार लोग देख ही लेते हैं, लेकिन जो दिख रहा है वह सत्य नहीं है, असली सत्य उसके पीछे कहीं है। उस सत्य को दिखाना कविता का काम है, कवि का काम है, साहित्य का काम है, कलाओं का काम है। कोरोना पर बड़ी मार्मिक कविताएं हैं इस संग्रह में। हम सब जानते हैं उस विभीषिका से हम सब गुजरे हैं। मैं स्वयं कोरोना ग्रस्त रहा और बहुत मुश्किलों से बाहर आया। तो ये कविताएँ पढ़ते हुए भी मुझे वो दिन याद आए जब पूरी मानवता खतरे में आ गई थी, पूरी मनुष्यता खतरे में आ गई थी। संबंध अ, वायवीय लगने लगे थे। अब मतलब कोई किसी का स्पर्श नहीं कर सकता, कोई किसी का स्पर्श नहीं कर सकता। कोई आपके घर आ जाए तो भय पैदा हो, कोई आपके करीब से गुजर जाए तो भय पैदा हो। एक इसी समाज में, इसी समय में यह भी घटा कुछ वर्ष पहले। कुछ वर्ष क्या, 2 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष पहले यह भी घटा है। यह एक लंबी रात है लेकिन आप सो नहीं सकते। यह हम सभी के जागने की क्षमताओं के परीक्षण की रात है, जब चाँद पर बैठी स्त्री आँखों के लिए बेहोशी की नींद काटती हो, जब स्वरों और व्यंजनों के बिना मात्राओं और अर्धाक्षरों से भाषा की रस्म पूरी करनी हो। इस रात का एक सिरा किसी शार्क का जबड़ा, किसी नरभक्षी का नाखून है जो गाँव, शहरों, देशों और महाद्वीपों की को लहूलुहान करता लगातार बढ़ता जा रहा है। बेबस और असहाय होकर देखने के सिवा कुछ भी नहीं है। जल, थल, नभ सेनाओं के पास समय के घनघोर अंधेरे में फहराता दूसरा सिरा मनुष्यों के अभिमान पर बाज सा झपट्टा मारता है, पर वो भी किसी को दिखाई नहीं देता। इस तरह की पूरी ये कविता और इस तरह की कई कविताएँ जिसमें अनिल हुँ, मिश्र उस पूरे समय को हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं और ये कविताएँ याद दिलाती हैं, कविताएँ याद दिलाती हैं कि कई बार मनुष्यता खतरे में आती है, कई बार मनुष्य और ये पूरी संस्कृति खतरे में आती है, प्रकृति खतरे में आती है और हमें उसे उससे उभरना पड़ता है। ये कविताएँ मनुष्य की जिजीविसा को भी बताती हैं कि हर आपदा-विपदा पर अंततः मनुष्य जीत जाता है। ठीक है कि कुछ लोग गुज़र गए, कुछ लोग चले गए, लेकिन जीवन समाप्त नहीं हुआ, प्रकृति समाप्त नहीं हुई, ये चीज़ें रही जाती हैं। लॉकडाउन के पूरे दिनों को पूरे और बुरे दिनों को कहना चाहिए, अनिल मिश्र ने अपनी इन कविताओं में अ, उपस्थित किया है, याद दिलाया है उन सिहरती रातों, सिहरते दिनों को हम फिर महसूस कर सकते हैं इन कविताओं से पढ़ते हुए और महसूस सिर्फ़ इसलिए कर सकते हैं कि हम याद करते रहें कि जीवन एक रैखिक नहीं होता है। हुँ, उसमें उतार-चढ़ाव आता ही है, चीज़ें बदलती ही रहती हैं। हाँ, ये जो अभिमान है बहुत सारे लोगों को अपने होने पर कम से कम कोरोना ने उस अभिमान को खंडित किया। हुँ? कोई सुरक्षित नहीं था, आपके पास अरबों-खरबों हो तब भी आप सुरक्षित नहीं थे और जो गरीब था वो तो असुरक्षित था ही था। हमने वो पूरा दौर देखा, सड़कों पर लोगों को नंगे पैर चलते देखा, भागते देखा। भूखे मरते देखा हम लोगों ने, क्या-क्या नहीं देखा उस दौर में। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे कह सकते हैं कि इस कविता संग्रह में कोरोना का वो पूरा का पूरा चारों ओर दुःख झरता है। कविता का शीर्षक है, चारों ओर दुःख झरता है, कोई यहाँ मरता है, कोई वहाँ मरता है। वो जो भूखा-प्यासा अपने बच्चे को कंधे पर बिठाए चला जा रहा है, क्या समझते हो कोरोना से डरता है।
ये उसी जिजीविषा की कविता है जिसका मैं अभी ज़िक्र कर रहा था, कि अंततः मनुष्य अ, अपनी जिजीविषा के भरोसे, उसके सहारे हर चीज़ से संघर्ष कर लेता है। कोई विपत्ति मनुष्य की जिजीविषा को तोड़ नहीं पाती। वो थकता है, ऐसा नहीं कि थकता नहीं है, लेकिन हारता नहीं है। और कवि को यही रेखांकित करना होता है। हारे हुए को रेखांकित करना कवि का प्राथमिक काम नहीं है। हारे हुए व्यक्ति में जीत की अभिलाषा को रेखांकित करना कवि का काम है। और अनिल मिश्र की कविताएं यह काम करती हैं कि जिसको आप हारा हुआ समझ रहे हैं, दरअसल उसके भीतर जीत की अभिलाषा बची हुई है, और वो जीतेगा एक दिन, जीतेगा एक दिन। आप उसे हरा नहीं सकते। ये कविताएं इस बात का भी प्रमाण है। दुख और विषाद के बीच उम्मीद की कविताएं हैं ये एक कविता का तो शीर्षक ही है, यह कोई कविता नहीं। और एक कविता अपने प्रिय मित्र की मृत्यु पर लिखी गई है। कहाँ खोज रहे थे सपनों में, अपनों में, सोने में, चांदी में, तारों में, नींद में, प्रिय की आंखों में, मैं अभी देख कर आया हूं, अभी जीवन हाँ और नहीं के बीच है। वो जो पूरा कालखंड था, सारी चीजें थी, वो सब इन कविताओं में उपलब्ध है। एक छोटी सी कविता है, अलग ढंग से जाती है। किसी शर्त पर ही तो दोनों रुक गए थे एक दिन, किसी शर्त पर ही तो दोनों रुक गए थे एक दिन, शर्त कब की चली गई, न तुम कहीं गए न मैं। क्या बात है। ये इस तरह कैसे बात बनती है। यक्ष की तरह कई प्रश्न थे, बेताल की तरह धमकाती कई उंगलियां, हमने किसी का उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। ये एक बड़ी चीज है। और ये कविताएं अ, कह सकते हैं कि छोटे छोटे उन पंखों को देखती और रेखांकित करती हैं जो उड़ान के लिए तैयार हो रहे हैं, जिनमें उड़ने की अदम्य लालसा है, और एक दिन उड़ेंगे वो। और हम्म। ये जो विस्तृत आकाश है, उस पर छा जाएंगे। और यही यही स्वप्न है कवि का, यही चीजें हैं। एक कविता में अनिल मिश्र शुरू ही करते हैं अपनी कविता कि क्या वह समय आ गया है जब हमें सोचना चाहिए अपने फलसफों, हठों और विश्वासों के बारे में। ये था वो समय, जो कोरोना का पूरा कालखंड था, उसमें ये प्रश्न बार बार आया। दर्शन, जीवन और मृत्यु हम्म। का बड़ा प्रश्न उस समय सबके सामने आ गया था। समय ही समय था सबके पास। समय ही समय था सबके पास, और उस समय का कोई उपयोग नहीं। बड़ी बिल्कुल। बात तो ये थी, सारी चीजें थी। तो ये सारी चीजें, और इन कविताओं में एक कविता में वो कहते हैं कि समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र के बारे में कितना सोचा जा सकता है, सोचता हूँ। हम बादलों हम्म। को पहचानते हैं, लेकिन वो समुंदर का नुमाइंदा भर है जो मैदानों और पहाड़ों को उसकी सौगात पहुंचाता है। मौसम के नाम लिखी बादल चिट्ठी भर है समुद्र की, झीलों और नदियों की बाबत, चिलचिलाती धूप और कठिन गर्मी के खिलाफ। बारिश जंगलों के लिए समुद्र के प्रेम का इजहार है जिसे वह बादलों के खत से करता है। किसी क्षुब्ध प्रेमी सा अनमना शांत पड़ा होता है समुद्र, अपनी लहरों को अपनी पीड़ाओं की तरह दबाता हुआ। अप्सराओं सी हवाएं करती रहती हैं ध्यान भंग भंग। लहरों, बादलों, हवाओं और बारिशों के बिना आसमान भर चौड़ी छाती वाला क्या है समुद्र। क्या अब बात है। बहुत सारे दरअसल अनिल मिश्र की जो पृष्ठभूमि है वो दर्शन की है, दर्शन के विद्यार्थी की है। तो उनकी हम्म। कविताओं में दार्शनिक प्रश्न समकालीनता के साथ मिलकर आते हैं। वो जो समकालीनता है हमारी अपनी, उसके साथ दर्शन के गहन प्रश्न आते हैं, और वो बोझिल नहीं होते हैं, वो हमें प्रेरित करते हैं नए चिंतन के लिए, नई दिशाओं में जाने के लिए। तो ये सब इन कविताओं में है। इन कविताओं में ये अ, इस तरह से चीजें, एक कविता माँ के लिए है, चिता पर माँ, बहुत मार्मिक कविता है। अ, अ, जिनकी भी माएँ अब नहीं हैं, जिनको भी अपनी माँओं को विदा करना पड़ा अंतिम रूप से,
उन सब के लिए यह पठनीय कविता है, पढ़नी चाहिए, क्योंकि माएँ जाकर भी कभी नहीं जाती हैं और हमारी रक्त मज्जा हमारे विवेक में बनी रहती है। हाँ, माँ चली गई तो फिर हमारा विवेक भी चला जाता है, बिल्कुल। हमारे हमारी हमारा होना भी चला जाता है। तो चिता पर माँ बहुत मार्मिक कविता है, जो माँ के निधन के बाद ज़ाहिर है कि अंतिम संस्कार को सामने रखकर लिखी गई कविता है। लंबी लेकिन बहुत मार्मिक और अर्थपूर्ण कविता है यह। और उसका तेज कहीं नहीं जाएगा, जिसने जगाई थी हमारी आत्माओं में कल को हुँ, देखने की कला। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर उस तत्व से बनता रहेगा आने वाली पीढ़ियों का आकार। माँ उपस्थित रहेगी किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं तो रहेगी ही माँ। इसमें बहुत अच्छी प्रेम कविताएँ भी हैं। अ, इस एक दो ही सही, पिछले संग्रह में कई प्रेम कविताएँ थीं। भूखे पेट की रात लंबी होगी में संघर्ष की कविताएँ थीं, जैसा कि उस संग्रह के शीर्षक से है, लेकिन कुछ प्रेम कविताएँ भी थीं और कह सकते हैं ऐसी प्रेम कविताएँ जो आप सिरहाने रखना चाहें, अपनी आत्मा के सिरहाने रखना चाहें, ऐसी। इसमें भी एक कविता बहुत अच्छी है, निषिद्ध प्रेम। रंगीन कपास की तरह उड़ते हुए दिन थे, जुन्हाई रातों से खेलती थी, समय तुम तय करती थी और हमेशा देर से आती थी। दिन पैरों में चरखियां पहनकर भागता था और हम पीछे पीछे। जैसे हर सुबह में होती है एक शाम, हमें चुभने लगे रास्ते पर बिखरे हुए कांच। हमने उपदेश पिए फब्तियां खाई, हमने उपदेश पिए फब्तियां खाई, बड़े ही हुए इसी खुराक पर, किसी का धेले भर का नुकसान नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा इनाम हमारे ही सिर पर रखा गया। क्या बात है! हम न ज्यादा बोलते थे न ज्यादा चुप रहते थे, दोनों के अलग अलग अर्थ थे। आग से हुँ, मोमबत्ती की तरह छिपा कर रखते थे इच्छाएं। पंक्ति देखिएगा, आग से मोमबत्ती की तरह छिपा कर रखते थे इच्छाएं, जलेगी तो गलेगी। हम फूल नहीं खरीदते थे, माली मुस्कुराता था, मंदिर जाने की हिम्मत कभी नहीं जुटा सके। देवता ने कुछ पूछा तो क्या बोलेंगे। हुँ। अधूरे सपनों में नींद खुल जाती थी, क्रिकेट की नो बॉल सा था कोई भी इजहार। हम रास्तों पर कभी भी नहीं निकले, पुलिस काट सकती थी चालान। क्या बात अंधेरे है! ही करने अंधेरे ही करने लगे थे चुगली, जिसे हम अपना राजदार समझते थे। हमारे ऊपर मंडराती चिड़िया इस तरह चहचहाती थीं, जैसे दिखा हो उन्हें कोई जंगली जानवर। अपने गुंबदों पर प्रेम के झंडे लहराते ग्रंथों ने मना कर दिया खड़े होने से हमारे साथ। अपनी मंजूषाओं में बंद किए, आंखों से बोले एक एक शब्द। हम छींट आना चाहते थे उस दुनिया में जहां वीजा पासपोर्ट नहीं लगते। यह प्रेम की और प्रेम की विडंबना की कविता है। वह समाज जो हर क्षण प्रेम की बात करता है, उसी समाज में प्रेम एक विडंबना की तरह है। प्रेम की कोई स्वीकार्यता नहीं है उसी समाज में। यह कविता उसी पीड़ा को, उसी दंश को अभिव्यक्त करती है और बहुत सलीके से अभिव्यक्त करती है। जो इसके आप देखें जिस तरह के बिंब और प्रतीक इस कविता में आए हैं, वो देखने हुँ, लायक है। इसके पहले किसी प्रेम कविता में हमने नहीं देखा इस तरह से कि मोमबत्ती की तरह छिपा कर रखते थे इच्छाएं, जलेगी तो गलेगी। मैंने नहीं देखा हुँ, किसी प्रेम कविता में कि इस तरह का प्रयोग किसी ने किया हो, इस तरह का बिंब बनाने की कोई कोशिश की हो किसी ने, रूपक उठाने की कोई कोशिश की हो किसी कवि ने। फूल खरीदते थे और देवताओं के पास नहीं जाते थे कि देवता इस रिश्ते के बारे में पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, क्या कहेंगे। सारी चीजें, यह जो एक आस्थावान व्यक्ति भी है, जो हुँ, प्रेम है, वो आस्था के बीच भी कैसे कैसे संकट प्रेम के सामने आते हैं, ये कविता उसको प्रकट करती है और बिना किसी लुकाव छिपाव के प्रकट करती है। यह पूरा संग्रह रवि जी
मिट्टी के ढेले एक कविता है। एक कविता है जी, अवध के इलाके में जो दलित समाज के अपने नाच फार्म था, उसके भीतर जो एक तरह से विदूषक का रोल करने वाले व्यक्ति थे, उन पर कविता है कि कैसे वो समाज की जो विसंगतियां थी, विडंबनाएं थी, उन पर टिप्पणी करते थे और बहुत मारक टिप्पणी करते थे। एक तरह से सामाजिक सांस्कृतिक आलोचना की तरह होती थी उनकी टिप्पणियां। उस पर एक कविता है जो सूक्ष्म पर्यवेक्षण जो अनिल मिश्र का है, उसको बताती है। इस कविता की जो मैंने शुरू में ही कहा कि जो अनिल मिश्र की जी, काव्य भाषा है, वह बनावटी काव्य भाषा नहीं है, वह जीवन से अर्जित काव्य भाषा है, समाज से अर्जित काव्य भाषा है। यह वह काव्य भाषा है जिसमें हम अपना जीवन व्यापार चलाते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, हम अपने तमाम संबंधों को निभाते हैं। अ, यह बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है मेरी नज़र में, और हर कविता प्रेमी को जरूर पढ़ना चाहिए इसे। और बल्कि मैं कहूँगा कि अनिल मिश्र के जो पूर्व प्रकाशित संग्रह हैं, उन्हें भी हुँ, पढ़ना चाहिए। गीत बहुत अच्छे लिखे हैं अनिल मिश्र ने। मतलब छंद से लेकर मुक्त छंद तक उनका विस्तार है। और ये कविताएँ जो आत्मा का रसायन है ना, उसको और बेहतर बनाने वाली कविताएं हैं। और सोच की परिधि का विस्तार करेंगी ये कविताएं। जो पाठक, जो भावक, जो सहृदय इन कविताओं के पास आएगा, उसकी सोच की परिधि का विस्तार करेंगी ये कविताएं। और कविता यही करती भी है कि हम जितने मनुष्य हैं, हमें उससे अधिक मनुष्यतर बनाने का काम करती है वो। हमारे सपनों को और विस्तार देती है, उड़ान देती है। हमारी जो मन की उज्ज्वलता है उसे और बढ़ाती है वो। और अनिल मिश्र की कविता, उनकी सभी कविताएं ये काम करती हैं। मैं इस संग्रह के लिए उन्हें अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पाठकों को यह संग्रह बहुत पसंद आएगा। बहुत धन्यवाद सर, जिस तरह से आपने आज आकाश पंख नहीं देता अनिल मिश्र जी के इस कविता संग्रह पर प्रकाश डाला। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यह पुस्तक आकाश पंख नहीं देता पर आज की शाम टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ में जितेंद्र जी ने इस पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए बहुत सी ऐसी बातें रखी जो आपको इस किताब से जोड़ने का काम करती हैं। पहली कि भारतीय ये जो कविताएं हैं ये भारतीय कविता के संपर्क में रहे हैं, विषयों में विविधताएं हैं, मार्मिकता से पूर्ण रचनाएं, सामाजिक ढांचे से परिचित करवाती कविताएं आपको इसमें पढ़ने मिलेगी। हारा हुआ समझ रहा व्यक्ति के भीतर जीतने की आशा का एक दीपक प्रज्वलित करती कविताएं हैं। बनावटी भाषा की दुनिया नहीं है, इसके भीतर जीवंत भाषा है। महत्वपूर्ण संग्रह है और आपने विशेष 3 टिप्पणियों के साथ इस कार्यक्रम के कार्य या इस अपनी बात को समाप्त की। आत्मा के अपनेपन को और बेहतर बनाने के लिए कविताएँ जैसी होनी चाहिए, आपको इसमें देखने मिलेगी। सोच की परिधि का विस्तार करने वाली और सपनों को उड़ान देने वाली कविताएँ हैं। साथ ही आपने कहा कि अनिल जी की अन्य कविताएं जो इसके बाहर उनके से पूर्व में प्रकाशन हो चुके हैं, वहां भी यदि दर्शक पहुंचे, पाठक पहुंचे, तो वहां भी उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। और जो आम तौर पर समाज में लोग लिखते हैं उससे थोड़ा हटकर इसमें आपको पढ़ने मिलेगा। सर, आपने इस संग्रह पर अपनी बात रखी, इस संग्रह को चुना। कई किताबें और कविताएं आपके आसपास, हर किसी के आसपास घूमती हैं, पढ़ देखी जाती हैं, लेकिन उसे क्यों पढ़े? इसका एक प्रश्न का उत्तर सिर्फ इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय जितेंद्र जी दे दे जाते हैं। तो आकाश पंख नहीं देता, ये आपके सामने क्यों पढ़ें? इस प्रश्न के उत्तर के साथ तैयार है। आप इस पुस्तक को प्राप्त करें, पढ़ें और यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी टिप्पणियाँ हम तक पहुँचाएँ ताकि हम आदरणीय जितेंद्र जी और अनिल जी तक आपकी टिप्पणियों को भेज सकें। आदरणीय जितेंद्र सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, इस कार्यक्रम को इस कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत किए, इस हेतु बहुत धन्यवाद। और अगले शनिवार फिर मुलाकात करने की उम्मीद के साथ सभी दर्शकों बिल्कुल। का शुक्रिया जो हमारे साथ अभी जुड़े रहे और जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।